नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। और चीन में अब एक नए वायरस HMPV ने दस्तक दी है। भारत में भी HMPV के 3 मामले सामने आ चुके हैं। इस वायरस के फैलने से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। क्या कमोडिटी मार्केट पर भी इस वायरस का असर पड़ेगा? क्या बेस मेटल्स की बदलेगी चाल? इसी पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ है निर्बंग सिक्योरिटीज के VP कुणाल झा, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के सीनियर VP नवनीत दवानी और SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती हमारे साथ बनी हुई हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और शुरुआत बेस मेटल्स और इस HMPV वायरस के साथ ही करते हैं। इसके लाइकली इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी नर्वसनेस तो हमने इक्विटी मार्केट में भी देखी है और कमोडिटी मार्केट के लिए इसकी क्या मायने है ये जानने की बहुत ज़रूरत है। हालांकि बेस मेटल एक ऐसी कमोडिटी है जो सिर्फ डोमेस्टिक डेवलपमेंट से ही डील नहीं करती है, बल्कि मेजरली ग्लोबली क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है, खासतौर से इम्पैक्ट करती है। तो चीन की स्थिति तो कुणाल, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे। चीन की स्थिति तो थोड़ी सी चिंताजनक बनी हुई है ही, भले ही यहाँ पर डॉक्टर्स का कहना है, जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ने जारी की है वो यही है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर चीन में थोड़ी सी सिचुएशन क्रिटिकल होती है तो बेस मेटल्स के लिए क्या मायने हो सकते हैं। वंदना पहले हमारे साथ कनेक्टेड है, उनकी राय लेते हैं। वंदना, बताइए क्या राय है आपकी? जी दीपाली, सबसे बड़ी बात यह है कि चीन जो है ये जितने भी बेस मेटल्स है उसका 40-50% या तो कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है। तो चीन का दबदबा है यहाँ पे। और वहां पे अगर HMPV वायरस का इस तरीके से ओरिजिन होना, मतलब यहाँ पे सामने आया है और केसेस अब यहाँ पे इंडिया में भी मिल रहे हैं, तो एक नी जर्क रिएक्शन यहाँ पे आएगा। ये देखना होगा कि कितने लार्ज स्केल पे ये जो वायरस है ये फैला है। फॉर्चुनेटली अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा केसेस नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके से अगर मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 कैटेगरीज है। एक तो है कि इन्फेंट है 2 साल से नीचे, और या फिर यहाँ पे ओल्ड एज के जो है लोग, उन पे ये वायरस ज्यादा असर कर रहा है। शुरुआती दौर में यही देखा यहाँ पे जा रहा है, यही रिसर्च आया है। तो मेरे ख्याल से इसकी वजह से जो एक कह सकते हैं कि कोई भी तरीके का यहाँ पे पाबंदी लगती है, तो ये 2 जो क्लास है यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे लगना चाहिए, और मेजर जो यहाँ पे जो इससे रिलेटेड है उन पे कम इम्पैक्ट आएगा। तो जिसकी वजह से मार्केट में हम लोगों ने अभी भी देखा है यहाँ पे कि बेस मेटल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और बहुत ज्यादा रिएक्शन यहाँ पे नहीं दिया है। लेकिन अगर इंटेंसिटी हाई होती है तो यहाँ पे दीपाली आप मान के चलिए कि इनिशियली यहाँ पे 4 to 5% का नी जर्क रिएक्शन आराम से आ सकता है, क्योंकि चाइना में ऐसे ही हालत बुरी है, वहां पे स्टिमुलस आ रहे हैं, रेट कट्स हो रहे हैं। इसके बावजूद यहाँ पे हो रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर को उभरने में यहाँ 2 साल लग सकता है। अगर ऐसे में अगर वायरस का न्यूज यहाँ पे आता है और वो इंटेंसिटी थोड़ी भी हाई होती है, तो मेरे ख्याल से बेस मेटल सेक्टर पे इसका असर पड़ेगा। क्योंकि हमने कोविड देखा हुआ है, ट्रैवलिंग पहले बंद हो जाती है, फिर यहाँ पे प्रोडक्शंस बंद होते हैं, फैक्ट्रीज यहाँ पे बंद होती है। तो मेरे ख्याल से इम्पैक्ट सीधा सीधा आ सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वहां की गवर्नमेंट किस तरीके के स्टेप्स को लेती है। कुणाल साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल, देखिए, अगर फिलहाल की स्थिति देखें स्पेशली चाइना की, तो केसेस तो वहाँ पर बढ़ रहे हैं, लेकिन केसेस की सीवियरिटी क्या है, क्या रिस्क है, क्या मोर्टेलिटी है, फैक्टर भी एसोसिएटेड है, इसको लेकर अभी इस तरीके की कोई सिचुएशन सामने नहीं आई है। लेकिन एक डर तो है, जैसे वंदना भी कहते हैं, हमने कोविड जैसी चीज़ें भी देखी हुई हैं, तो डेफिनेटली किसी भी तरीके की जब वायरस की बात होती है तो एक डर ऑटोमेटिकली आता है। लेकिन अगर हम सबसे पहले सिर्फ चीन पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि वहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं और चीन बेस मेटल्स की चाल के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले भी करता है। अब तक हम चीन स्टिमुलस, रिवाइवल, इकोनॉमी की बातचीत कर रहे थे और अब अचानक से इस वायरस का जिक्र हो रहा है। क्या रिस्क पॉइज हो सकता है बेस मेटल्स के लिए? बेस मेटल में ओवरऑल यहाँ से ये वायरस का ट्रिगर से भी बड़ा ट्रिगर ट्रेड वॉर है। और मुझे जो लग रहा है कि वायरस का अभी भी कितना सीवियरिटी है ये कुछ आइडिया नहीं है, नोबडी नोज अबाउट इट। और जो हमने आज इंडिया से स्टेटमेंट आते हुए देखे, उसमें ऐसा मेंशन किया है कि दिस इज प्रीटी ओल्ड, दिस इज नॉट अ न्यू वायरस, सो इट्स वेरी सिमिलर। और इसमें चिल्ड्रन और एडल्ट्स को ज़्यादा अफेक्ट होता है, बट कोई ऐसा अभी भी कोई रेड अलार्म जैसा ट्रिगर नहीं आया है चाइना में। नोबडी नोज व्हाट इज हैपनिंग अंटिल वी गेट सम WHO या ऐसी कोई एजेंसी से स्टेटमेंट आया है, तभी हमको मालूम पड़ेगा चाइना में एक्चुअली क्या हो रहा है। So virus is not the key driver for metal prices at this point. If this is a fatal and it is having a similar scenario like COVID इतना severe हो रहा है, तो फिर मैं कहूँगा कि definitely it will have a negative impact on the prices of metals. As of now, metals are going to get triggered from Donald Trump साहब क्या कर रहे हैं,
चाइना के साथ, और चाइना उसके रिटेलिएशन में क्या करने वाला है। सो छोटा मोटा करेक्शन आएगा और आ सकता है, बट मेरा मानना ऐसा है कि चाइना जस्ट वेट कर रहा है कब डोनाल्ड ट्रम्प उनके ऊपर टैरिफ लगाए और उसके बाद चाइना सीधा स्टिमुलस देगा। तो डाउनसाइड वॉलेटिलिटी हर एक असेट क्लास में बनी रहेगी और मेटल्स में भी आएगी, बट डाउनसाइड पे मेटल्स मेरे हिसाब से एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि चाइना इज जस्ट अबाउट टू कम अप विद अ मेजर स्टिमुलस, मेजर राउंड ऑफ रेट कट। सो इससे सेंटिमेंटली बाद में मेटल्स में एक तेजी का रुझान बनते हुए देखने मिलेगा। 780 का बॉटम लग रहा है कॉपर में, 790 तक आता है तो लेना चाहिए। अच्छा, आपने कॉपर की तो बात की, और अगर हम ओवरऑल देखें बेस मेटल्स को, तो अगर यहाँ से थोड़ा नीचे गए भी, जो आपने कहा कि अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कितना नीचे मैक्स मान के चलें, कितना परसेंटेज टर्म्स में अगर देखें तो? 2-3% से ज्यादा मुझे तो डाउन साइड नहीं नजर आ रही है। मैक्सिमम 2-3% नीचे जा सकता है अगर जाएगा तो, बट मेरा मानना ऐसा है कि ये डाउन साइड जो भी है बहुत शॉर्ट लिव्ड है। कोई लंबी डाउन साइड या लंबा करेक्शन या लंबा क्रैश तो नजर नहीं आ रहा है। और एल्यूमिनियम पर खास तौर से क्या राय रहेगी? क्योंकि एल्यूमिनियम इसलिए मैंने जिक्र किया कुणाल, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रोडक्शन कट्स, डिमांड पर्सपेक्टिव की वजह से ऑलरेडी हमने एक तेज़ी बनती हुई देखी थी, लेकिन अब लगातार प्राइसेस थोड़े से हल्के हुए हैं और नीचे आए हैं प्राइसेस। एल्यूमिनियम कैसे प्लेस लग रहा है आपको? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट टाइम पे है। आज एल्यूमिनियम में आप देखेंगे जो तेजी हुई थी उसमें वन ऑफ द रीजन था एल्यूमिना के प्राइसेस। जो शंघाई में एल्यूमिना के प्राइसेस 3,500 युआन से बढ़ के 5,400 युआन चले गए थे। सो एल्यूमिना इज यूज्ड टू अकाउंट फॉर 25% ऑफ द एल्यूमिनियम कॉस्ट, जो बिकॉज ऑफ द प्राइस हाइक इन एल्यूमिना वो हो गया 55% ऑफ द कॉस्ट। तो इसके कारण हमने एल्यूमिनियम में तेजी, बट जैसे एल्यूमिना के प्राइस बढ़े, एल्यूमिनियम के स्मेल्टर्स ने एक के बाद एक अपने प्लांट शट करना चालू कर दिया। तो अभी एल्यूमिना 5,300 युआन पर टन से नीचे आके 4,300 युआन चल रहा है। सो अभी फिलहाल एल्यूमिनियम में भी थोड़ी डाउनसाइड आएगी ऐसा लग रहा है। 233, 234 तक एल्यूमिनियम आ सकता है, बट ओवरऑल व्यू उसमें भी तेजी का ही है। वंदना, आपकी राय क्या है ओवरऑल बेस मेटल पैक में? जैसे आपने भी कहा कि अगर कोविड जैसी सिचुएशन होती है तो एक नीजक रिएक्शन आ सकता है, लेकिन जैसे कुणाल ने भी कहा फैक्टर्स काफ़ी सारे हैं जो कि बेस मेटल्स के लिए यहाँ से प्ले करेंगे। शायद ये पूरा बास्केट इस साल के लिए मिक्स्ड हो सकता है, शायद सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है, बट अगर डिप मिलता है तो आपका कंफर्ट कहाँ है? मुझे लग रहा है यहाँ पे दीपाली 234 टू 233 मुझे लग रहा है कि इमीडिएट हम लोग इस हफ्ते ही एल्यूमिनियम में आता हुआ देख सकते हैं। मुझे जिंक पे भी फॉल लग रहा है, जिंक पे भी मुझे लग रहा है कि अब एक फॉल यहाँ पे आना चाहिए, और फॉल आता है यहाँ पे तो 270 तक आएगा। बहुत ज्यादा फॉल यहाँ भी नहीं है, लेकिन लेड में लग रहा है कि एक बार हो सकता है कि 175 तक यहाँ पे हम नीचे आता हुआ देखें। तो यहाँ पे मार्जिनल फॉल्स दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कॉपर में एक बारी अगर 790 या 85 आता है तो वहां पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। 820 एक इजी टारगेट हो सकता है, और मुझे लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव रिएक्शंस आएंगे जब यहाँ पे ट्रम्प के आने की बात रहेगी, क्योंकि इस बार वो थोड़े ज्यादा प्रिपेयर्ड है। यहाँ पे उन्हें पता है कि कैसे करना है, प्रीवियस एक्सपीरियंस उनके पास है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉपर में 820 तक के लिए यहाँ पे बाय करना चाहिए। थोड़ा सा करेक्शन पे बाय करें, क्योंकि अभी 3 दिनों से हम लोगों ने लगातार एक रिवर्सल आता हुआ देखा, खासकर 2 दिनों से यहाँ पे। तो 790 के करीब यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और टारगेट होगा 822 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 780 के करीब का। एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कोई शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल जाना चाह रहा है इस हफ्ते के लिए, तो वो यहाँ पे सेलिंग करे और 233 का टारगेट रखे, स्टॉप लॉस लगाना होगा 239 के करीब का। और इस कमोडिटी में पोजिशनल बाय के लिए बहुत अच्छा लेवल बन रहा है, एक बार 232 से 228 के बीच का, और मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में एक अपसाइड देखने को मिलेगा। तो एल्यूमिनियम और कॉपर, ये 2 कमोडिटी मुझे अच्छी लग रही है, और इसलिए भी अच्छी लग रही है 40% इनपुट कॉस्ट जो होता है वो क्रूड का होता है। क्रूड में एक हायर साइड आता हुआ हम देख रहे हैं, वो भी यहाँ पे एल्यूमिनियम प्राइसेस को सपोर्ट कर सकता है। ओके, नवनीत दमानी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नवनीत, आप बताइए, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनफैक्ट चाइना और ट्रम्प पॉलिसीज़ पर तो नजरें बनी हुई हैं ही। चाइना से रिसेंटली काफ़ी एनकरेजिंग साइंस मिले हैं,
शी जिनपिंग ने जिस तरीके से कहा कि जो जीडीपी है उसको सिग्निफिकेंटली ग्रो करेंगे, उस तरीके के एम्बिशंस उन्होंने दिखाई, प्रोएक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे, ये एंटिसिपेट किया जा रहा था। डिमांड इंप्रूव होगी कॉपर जैसे बेस मेटल्स के लिए, ये इसकी भी चर्चाएं थी। अब दूसरी तरफ ये एचएमपीवी वायरस की बातचीत हो रही है, जो कि सो फार फंडामेंटल इम्पैक्ट भले ना डाले, लेकिन एक साइकोलॉजिकली तो एक चिंता थोड़ी सी कहीं ना कहीं आई एम श्योर सबके मनों में आई है। बेस मेटल्स के पर्सपेक्टिव से इन सभी डेवलपमेंट्स को कैसे देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आपको लगता है यहाँ से प्ले करेंगे, बताइए। मुझे लगता है कि जो वायरस वाला फैक्टर है उसको थोड़ा सा इग्नोर किया जा सकता है। अभी बहुत हाफ बेक स्टेज पे भी नहीं, शुरुआती स्टेज पे तो थोड़ा सा मार्केट ज्यादा रीड कर रहा है, ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। बट जैसे कुणाल ने बताया और वंदना ने बताया कि मेजर इम्पैक्ट आएगा जब डोनाल्ड ट्रंप का वोट टेकिंग होगा और चाइना किस तरह से रिटेलिएट करेगा फ्रॉम स्टिमुलस। मेरा मानना यह है कि अगले 14-15 दिन टिल द वोटिंग सेरेमनी थोड़ा सा दबाव का माहौल रह सकता है बेस मेटल प्राइसेस में, एंड एक रेंज बाउंड ट्रेड का सेशन रह सकता है। और ऐसा भी इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आते ही पहले दिन वो चाइना पे टैरिफ इंपोज करेंगे या वर्ल्ड ओवर टैरिफ इंपोजिशन करेंगे। दैट इज समथिंग जो हम एज्यूम कर रहे हैं, जो हम प्रिज्यूम करते हुए चलते आ रहे हैं, बिकॉज हम 2016 वाले ट्रम्प का स्टांस देखे हैं। दैट इज वाई वी आर एज्यूमिंग कि उनका इस टाइम भी स्टांस उसी तरह से एग्रेसिव रहेगा। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज ग्लोबली, एंड मेरा मानना यह है कि कितना भी एग्रेसिव हो, चाइना इज प्रिपेयरिंग एमिनेशंस काफी रिटेलिएटरी मेजर्स के साथ साथ में, तो मार्केट में बहुत ज्यादा नरमी नहीं रहेगी। बट नेक्स्ट अगले 2 से 3 महीने के लिए मुझे लगता है कि पूरा बेस मेटल कॉम्प्लेक्स अलॉन्ग विद गोल्ड एंड सिल्वर एक साइडवेज कंसोलिडेशन में जा सकता है, अलॉन्ग विद सम प्राइस करेक्शन। अब वो 3% का होगा कि 5% का होगा कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट बहुत बड़े रिटर्न्स या बहुत बड़ा मैजिक में नहीं देख रहा हूँ अगले कुछ दिनों के लिए। थोड़ा सा कंसोलिडेशन एंड बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटीज निवेशकों को मिल सकती है। और बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर मिले तो कहां पर एक्सपोजर लें, नवनीत? मेरे हिसाब से चांदी 85-86,000 के नीचे मिले तो ज्यादा बेहतर विकल्प रहेगा बाय करने के लिए। सिमिलरली गोल्ड 73-74,000 के आसपास एक बेस बना के थोड़ा रिबाउंड करता हुआ नजर आएगा। एक जो सबसे सुस्त मेटल रहा था 2024 में क्रूड ऑयल, उसमें एक रीजनेबल अपसाइड हमने लास्ट कुछ दिनों में आते हुए देखी है। मेरे हिसाब से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी थोड़ा बहुत करेक्शन अगले आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है, तो ये यहाँ पर भी एक जो गेन्स हम देख रहे हैं कुछ दिनों से वो थोड़ी सी कैप होते हुए नजर आएगी। ओके, चलिए ये नवनीत की राय रही, लेकिन कुणाल अगर आप कनेक्टेड हैं तो एक यूएस डॉलर पर भी आपकी राय चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट सभी कमोडिटीज़ को इम्पैक्ट करती है, और हमने देखा है रोबस्ट यूएस डॉलर की वजह से बेस मेटल्स के गेंस भी कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट होते हैं। कैसे देखते हैं आप डॉलर इंडेक्स को यहाँ से? 10-11 पे पीक आउट हो जाना चाहिए। ये जो भी स्ट्रेंथ आनी है थी अभी, इनफैक्ट अभी राइट नाउ हमारा शो चल रहा है तभी एक न्यूज आई है ब्लूमबर्ग पे, ट्रम्प मस्ट यूनिवर्सल टैरिफ प्लान्स फॉर क्रिटिकल इंपोर्ट्स। सो डोनाल्ड ट्रम्प एड्स आर एक्सप्लोरिंग टैरिफ्स that would be applied to every country but only for cover of critical imports. So ये सब होने वाला है आगे जाके, ये इस पे कोई दो राय नहीं है, और इसी के चलते हुए डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। सो डॉलर की स्ट्रेंथ पूरी फैक्टर इन हो चुकी है। जो भी पॉजिटिव आने वाला है डॉलर के लिए वो मेरे हिसाब से प्राइस इन होता जा रहा है। 1-2% की और अपसाइड आ सकती है, बट मुझे तो लग रहा है इवेंचुअली डॉलर विल वीकन। 110-11 पे किधर भी टॉप हो जाएगा, ऐसा मेरा रीडिंग है डॉलर इंडेक्स के लिए। ओके, चलिए तो ये बात रही आपके लिए डॉलर इंडेक्स पर 108 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए। वरना आपकी राय क्या रहेगी? रुपए पर भी इनफैक्ट यहाँ पर नए लोज बन रहे हैं। अनुमान तो ये लगाया जा रहा था कि कमजोरी रह सकती है, लेकिन इतनी वीकनेस शायद एंटिसिपेट नहीं की जा रही थी। रुपये पर क्या राय है आपकी? मुझे लग रहा है दीपाली स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में रहेगा। मेरा भी यहाँ पे लेवल 110.54 का है, और 111 से ऊपर अगर स्टेबल होता है डॉलर इंडेक्स तो 114 आता हुआ भी हम देख सकते हैं, जो अनलाइकली है 2025 के लिए। और रुपए की बात जहां तक की जाए, मुझे लग रहा है कि 86.75 के करीब यहाँ पे अभी बहुत दूर है। वो बिल्कुल 86.20 से 86.5 जो है वो लोअर बैंड हमारा हो सकता है आईएनआर, क्योंकि डिप्रिशिएट हो रहा है। और अप्रिशिएट अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि
रुपये थोड़ा-सा यहाँ पे और एप्रिशिएट होगा और 85 के करीब आएगा। तो एक नी जर्क रिएक्शन जो है आर-एन-आर में वो मुझे लग रहा है कि लगता रहेगा। लेकिन मेजर जो मूवमेंट आई थी ईयर एंड में, वो मूवमेंट फिलहाल मुझे रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली यहाँ पे 85.10 के करीब आना चाहिए रुपया को। ओके, चलिए, तो ये राय रही डॉलर इंडेक्स, रुपी और बेस मेटल्स पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज पर। जल्द वापस आते हैं। फिर कमोडिटी राउंड अप, नवनीत दमानी और वंदना भारती हमारे साथ बने हुए हैं। फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। वंदना से शुरुआत कर लेते हैं। वंदना, बताइए पहले तो आपकी टॉप ट्रेडिंग कॉल्स। मुझे 2 कमोडिटी यहाँ पे अच्छी लग रही है दीपाली। मुझे लग रहा है कि गोल्ड में सेल करना चाहिए 77,100 के करीब। टारगेट होगा 76,700 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करना होगा 77,250 का। और दूसरी कमोडिटी मुझे अच्छी लग रही है नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस में अगेन एक बाइंग आई है, तो यहाँ पे 312 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 319 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 309 रुपए का। ओके, तो नेचुरल गैस पर एक ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है 312 के आसपास कारोबार करते हुए। नवनीत, आपकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी? मेरा भी गोल्ड पे सेल कॉल रहेगा। हमने निचले स्तरों से करीब करीब 400 पॉइंट का पुल बैक आते हुए देखा है। मेरे हिसाब से ये लास्ट नहीं करेगा और 77,200 77,250 के आसपास कहीं ना कहीं एक सेल स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। 77,450 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। वापस आपको 77,000 के नीचे के स्तर देखने मिल सकते हैं। सेकंड ट्रेड रहेगा मेरा क्रूड ऑयल पे, जहाँ पे हम टाइम एंड अगेन डिप्स पे बाइंग देख रहे हैं। एक बहुत मेजर कंसोलिडेशन के बाद 6250 का ब्रेकआउट लेवल देके क्रूड होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। 6450 तक की पॉसिबिलिटी है, अपसाइड पोटेंशियल है। तो मेरे हिसाब से ये करंट लेवल और 10-20 रुपए की गिरावट पे भी बाय किया जा सकता है। 6270 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 6450 तक के टारगेट देख सकते हैं। ओके, अच्छा, एग्री कमोडिटीज पर भी कर लेते हैं चर्चा। वरना ग्वारगम ग्वारसीड दोनों पर आपकी राय क्या है? यहाँ पर प्राइसेस थोड़ा सा हल्का हुए हैं पिछले एक हफ्ते के दौरान। यहाँ से थोड़ा और बहुत ज़्यादा नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी तो कम जताई जा रही है, बट क्या रेंज आप देखती हैं और क्या व्यू है इस प्राइस रिएक्शन पर? मुझे लग रहा है कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है फंडामेंटल्स में और क्रूड में भी यहाँ पे तेजी है। और यहाँ पे जो भी करेक्शन दिख रहा है, मुझे लग रहा है वहाँ पे बाइंग ही करनी चाहिए। एक नेक्स्ट लेवल ऑफ बाइंग हम फिर से देख सकते हैं ग्वारसीड ग्वारगम दोनों में, लेकिन ग्वारसीड बेहतर लग रहा है चार्ट पे। तो 5400 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 5470 का यहाँ पे टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 5375 का। ग्वारगम में मुझे लग रहा है कि ग्वारगम में एक कंफर्मेशन आए तभी यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 10,250 के पास आए तो बाइंग करनी चाहिए। इस बार 10,550 तक फिर से आने की कोशिश करेगी ये कमोडिटी और इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 10,125 का। तो बाइंग दोनों में ही रहेगी, लेकिन ग्वारगम में थोड़ा सा और अपसाइड आता है तो बाइंग करें। अच्छा, नेचुरल गैस पे वंदना ने तो राय दी ही है, लेकिन नवनीत, आपकी राय क्या है? किस तरीके के फंडामेंटल्स आप देख रहे हैं और क्या आपको भी लगता है 400 के बियॉन्ड जाने की प्रोबेबिलिटी है? नया ट्रेड लेने का कंफर्ट किन लेवल्स पर है? लास्ट अगर हम 1.5 महीने में नेचुरल गैस की चाल देखेंगे तो एवरी मंडे उसने करीब करीब 6 से 12% के आसपास का मूवमेंट दिया है। इनफैक्ट लास्ट मंडे तो करीब 25% के आसपास का मूवमेंट दिया है। और फॉलोइंग 4 दिन जो होते हैं सप्ताह के, उसमें करेक्शन के मूड में आ जाता है नेचुरल गैस। मेरे हिसाब से प्राइस का रैली कंटिन्यू रहेगा। हर डिप पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। वो इवेंचुअली आपको 365 एंड 390 400 तक के भी टारगेट देखने मिल सकते हैं। फंडामेंटल्स काफी ठीक ठाक है। सर्दियों का मौसम में आपको वहां पर अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। एंड विंटर जो है वो काफी सीवियर एक्सपेक्टेड है। मूविंग जो 5 ईयर एवरेज है नेचुरल गैस का, वो भी करीब करीब लोअर एंड ऑफ द रेंज पे जो इन्वेंट्री है। तो ऑल इन ऑल फंडामेंटल सपोर्टिव फैक्टर्स काफी है। पर अगर 1-2 हफ्ता भी ऐसा होता है कि थोड़ी निराशाजनक ठंडी एक्सपेक्टेड होती है, लेसर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, तो प्राइस में करेक्शन आएगा। 270-280 के आसपास मिले तो बहुत अच्छा विकल्प रहेगा। 250 के आसपास आप स्टॉप लगाइए। अपसाइड पोटेंशियल 365 प्लस का देखने मिल सकता है। ओके, अच्छा वरना अगर लॉन्ग टर्म टारगेट्स पूछे थोड़ा सा ब्रॉडर आउटलुक लेंगे तो आपका लक्ष्य क्या है? नेचुरल गैस से मुझे भी लग रहा है कि एक अपसाइड रहेगा। $4.5 मुझे लग रहा है कि नाइमेक्स में यहाँ पे आना चाहिए। मुझे एमसीएक्स पे लग रहा है कि नवनीत से अग्री करी, मुझे लग रहा है कि 360 365 आएगा। ये कमोडिटी हायर लोज बना रही है यहाँ पे, और इसका मेन ट्रिगर होता है कि 15 डेज का वेदर चार्ट पैटर्न देखना और फिर यहाँ पे इन्वेंट्रीज को फॉलो करना। तो मेरे ख्याल से दोनों अभी यहाँ पे सपोर्टिव है।
लेकिन ये एक चीज़ और है कि करेक्शन बहुत स्टीप आता है बीच में। चाँदी की तरह ये कमोडिटी बिहेव करती है, तो मुझे लग रहा है कि लोअर साइड पे लेना चाहिए और पहला टारगेट यहाँ पे 340 को रखिए, दूसरा 360 को रखिए, जिन्हें पोजिशनली यहाँ पे ट्रेड करना है। जिन्हें 1-2 दिन के लिहाज़ से ट्रेड करना है, उनके लिए 325 तक का टारगेट जो है वो बढ़िया रहेगा नेशनल गैस में। ओके, तो ये नेशनल गैस में इनफैक्ट रेंज तो इसके मूवमेंट के हिसाब से काफ़ी बड़ी हो जाती है, जो ऑलरेडी हमने देखा भी है। तो उस हिसाब से तो ये जो बात वंदना ने कही बिल्कुल ठीक है। अभी भी 311-12 के आसपास ट्रेड कर रहा है और जो तेज़ी हमने देखी उसके पीछे तमाम फंडामेंटल कारण ही थे। और अगर हम इनफैक्ट ओवरऑल भी देखें वेदर कंडीशंस तो काफ़ी कोल्ड वेदर कंडीशंस ऑलरेडी बनी हुई हैं, दूसरे और फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से तेज़ी बनती हुई दिखाई दी है। लेकिन चलिए एग्री कमोडिटी बाजार की तरफ रुख करते हुए एक बार स्पाइसेस के पैक को लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, जहाँ पर लगातार हमने टर्मरिक में अच्छी बायंसी आते हुए देखी है। आज भी अगर आप प्राइसेस देखेंगे तो 1%, 1.25% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। तो यहाँ पर तेज़ी जैसी सिचुएशन देखने को मिली है। एक बार वंदना देखिए टर्मरिक को और बताइए क्या कैसे देखती हैं आप इस तेज़ी को, जो तेज़ी बनी है उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स तो काफ़ी सारी रही हैं। लो सप्लाईज की न्यूज़ रिपोर्ट्स भी रही हैं कि नए क्रॉप अभी आना शुरू नहीं हुए, शायद जब तक नई क्रॉप नहीं आएगी तब तक तेज़ी बनी रहेगी। आप कैसे देखते हैं? जी दीपाली, यहाँ पे 2-3 चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार अगर मान लीजिए कि क्रॉप अच्छी भी होती तो इनका कैरी फॉरवर्ड जो है टर्मरिक में वो काफ़ी टाइट सिचुएशन है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइस को सपोर्ट मिला, एक्सपोर्ट यहाँ पे बेहतर हुआ है। बांग्लादेश से टर्मरिक के सप्लाईज़ को यहाँ पे मैं डेटा चेक कर रही थी, इनफैक्ट हमारा जो एक्सपोर्ट है वो वहाँ के लिए बढ़ा है। तो मेरे ख्याल से जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो बढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्पाइसेस जैसी कमोडिटी के लिए, क्योंकि बेसिकली दीज आर एक्सपोर्ट कमोडिटीज़, चाहे वो ग्वार हो या स्पाइसेस हो या कैस्टर हो। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अपसाइड यहाँ पे इंटैक्ट रहेगा, लेकिन काफ़ी लंबी रैली यहाँ पे आई है। तो 15,350 के करीब मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन लेगी ये कमोडिटी। जब करेक्शन लेती है तो 2-250 की आराम से लेती है। तो 15,250 के करीब या 300 के करीब यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। इस बार का जो टारगेट होगा वो 16,000 के करीब का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब 15,000 का। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो 16,000 का आंकड़ा है वो ये कमोडिटी छू सकती है। और थोड़ा सा अगर हम 1 से 1.5 महीने तक का टाइम फ्रेम लेते हैं, क्योंकि विंटर सीजन है तो इसमें टर्मरिक की या स्पाइसेस की डिमांड जो है फिजिकल डिमांड वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल से 16,500 16,600 तक को हम यहाँ पे टारगेट करके चल सकते हैं टर्मरिक में। ओके, और बाकी स्पाइसेस पर क्या राय है, फिर चाहे वो जीरा हो या कोरिएंडर? मुझे जीरा में लग रहा है कि यहाँ पे लोअर लेवल पे एक बाइंग जो है फिर से यहाँ पे इनिशिएट की जानी चाहिए। पहला टारगेट यहाँ पे रखना होगा 25,500 का, दूसरा टारगेट 26,000 का, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई साइड है एज कम्पेयर टू टर्मरिक यहाँ पे ज्यादा है। तो मुझे हायर साइड यहाँ पे थोड़ा सा कम लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अल्टीमेटली 26,000 को यहाँ पे टारगेट करके हम बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे स्ट्रिक्ट लगाना होगा और ये होगा करीब यहाँ पे 23,800 का। और एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखना होगा आने वाले समय में सप्लाई साइड, क्योंकि यहाँ पे स्मूथ होगा। जो बाहर का जो बाद वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है सॉरी, वो यहाँ पे बैकवर्डेशन में चल रहा है। तो जो तेजी है वो जनवरी महीने में बनेगी। फरवरी में हो सकता है कि धीरे धीरे यहाँ पे हम सप्लाई साइड बढ़ने की वजह से एक डाउन साइड आता हुआ देखे, करेक्शन देखे जीरे में। तो जनवरी की तेजी में यहाँ पे बाइंग में रहना चाहिए। ओके, अच्छा नवनीत, जैसे आपने शुरुआत में भी कहा शो के कि गोल्ड हो या सिल्वर हो या बेस मेटल से थोड़ा सा साइडवेज रह सकते हैं, तो सिल्वर पर उस पर्सपेक्टिव से क्या राय है? इन स्तरों से अगर नीचे गया भी तो कितना, क्या रेंज आप देखते हैं जब कंसोलिडेट करे तो, और डिप्स पे कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या? वेल दीपाली जी, शो के दौरान ही चाइना की तरफ से 2-3 डेटा है जो ये इंडिकेट करे कि हाउसिंग नंबर जो है दिसंबर के महीने में बहुत रोबस्ट बढ़ गया है, जिसकी वजह से चांदी में एक अचानक उछाल देखने मिला है लास्ट आधे 1 घंटे में। मेरे हिसाब से 91,500 92,000 तक ये रैली कंटिन्यू रह सकती है और वहां से करेक्टिव मोड में आ सकता है चांदी। मेरा पूरा बेट जो है कि इस अगले साल 2025 वर्ष में हम देखेंगे कि ये साल जो है 2 हाफ में डिवाइड होगा। फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेशन या करेक्शन वाला माहौल रह सकता है एंड सेकेंड हाफ में एक तेजी का रुख छा सकता है। बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में पर्टिकुलरली जो आंकड़े आते हैं उससे पहले प्राइसेस रिएक्ट करने लग जाते हैं, इसलिए शायद अप्रैल ऑनवर्ड्स हमको एक बॉटम अप बन के पॉजिटिविटी देखने मिल सकती है। सिमिलर विल बी द केस फॉर सिल्वर। तो बेस मेटल एंड सिल्वर पर्टिकुलरली अप्रैल मई के बाद से जो रैली करेंगे वो करीब 20 से 25% का भी अपसाइड दे सकते हैं। वेरेज फॉर गोल्ड थोड़ा सा नरमी का रुख रह सकता है अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़े से डेसिलरेट होते हैं, डॉलर इंडेक्स में करेक्शन का रुख आता है, तो गोल्ड एंड सिल्वर के लिए एक नेगेटिव बायस हो सकता है। क्रूड जो कि पिछले साल थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड में रहा है, मुझे लगता है कि ये जो रैली है छोटा मोटा रैली कंटिन्यू रह सकता है 2-5 दिन।
बट इवेंचुअली वापस ये 6100 6050 के रेंज में आ जाएगा, यानी यहाँ से ऊपर से 300-400 पॉइंट का करेक्शन आएगा। इस पिछले साल का शो स्टॉपर कमोडिटीज मार्केट में रहा है नेचुरल गैस, जो करीब 50% के ऊपर की तेजी दिखा चुका है। एंड अगले साल में भी मुझे लगता है कि अगले 3 महीने पर्टिकुलरली नेचुरल गैस के लिए बहुत धमाकेदार रहेंगे, जब तक विंटर सेट इन हुआ है, और शायद 340-365 ये लेवल्स हम आने वाले कुछ दिनों में देख सकते हैं। जी, ओके, चलिए, तो ये बात हुई आपके लिए सभी कमोडिटीज़ पर स्ट्रैटेजीज की। थैंक यू नवनीत एंड वंदना, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने व्यू सभी कमोडिटीज़ पर शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेक के बाद आप देखिए आवाज़ समाचार। नमस्कार।